हेलो स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल। मैं मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर आरकेजी एजुकेशनल कॉलेज लखनऊ। स्टूडेंट्स, बीएड पेपर के फर्स्ट सेमेस्टर के क्रम में हम लोग इस डिजिटल क्लासेस के माध्यम से आगे बढ़ते हुए उसके मुख्य टॉपिक, प्रमुख मुद्दे और समस्याओं के क्रम में हम लोग चल रहे थे। मेजर प्रॉब्लम्स एंड इशूज़ इन एजुकेशन में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज निजीकरण, शिक्षा का निजीकरण टॉपिक पे चर्चा करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्राइवेटाइजेशन, इट्स व्हाट इज द रिलेशन विथ अदर कॉन्सेप्ट्स। हम कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण एक समय की ज़रूरत है। उस समय की ज़रूरत के अनुसार जब हम पूरे समाज को शिक्षा और उसको प्रबुद्ध बनाने का बीड़ा उठा के चलते हैं तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट या सरकार कमज़ोर पड़ती है। तो सरकार जहाँ देखती है कि हम निजीकरण के माध्यम से इस कार्य को और आसानी से कर सकते हैं और वे लोग इसमें कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चल सकते हैं, तो वो एक निश्चित मानकों के छूट के साथ निजी क्षेत्र को भी आगे आने के लिए प्रोत्साहित होते हैं और उसमें उनको वो प्रॉपर एड भी देते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि निजीकरण को कुछ प्रमुख संस्थाओं, सोसाइटीज़ और ट्रस्ट, इनके माध्यम से शिक्षा को या ज्ञान के प्रसार को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन, कि निजीकरण का वास्तव में अर्थ क्या है और इसकी कौन सी एक प्रमुख परिभाषा हो सकती है। तो हम लोग बात करते हैं, प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू इंस्टीट्यूशंस दैट कैरी आउट इंडिपेंडेंट टीचिंग। निजीकरण वे संस्थान हैं, निजीकरण का कार्य उन संस्थान के माध्यम से जो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य शिक्षा देने लेने के क्रम में करते हैं, उनके बारे में अध्ययन है। प्राइवेटाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ फॉलोइंग सर्टेन स्टेट्स वेलफेयर सर्विस टू बी रन बाय नॉन स्टेट और प्राइवेट पार्टीज। कहा जा सकता है कि निजीकरण ऐसी प्रक्रिया है जो सेवा के क्षेत्र में नॉन गवर्नमेंट या निजी क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होता है और यह सेवा का क्षेत्र एक तरह से व्यक्तियों को शिक्षित करने के क्रम में आगे बढ़ता है। इस क्रम में हम लोग देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन, अगर हम बात करें कि वास्तव में निजीकरण का शिक्षा में किस विचार के साथ आगे बढ़ा है, तो निजीकरण के क्रम में हम लोग देखते हैं, द गवर्नमेंट डज नॉट कंट्रोल्स प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस बट हेल्प्स इन देयर ग्रांट्स। वो उनके स्वच्छंदता पे कंट्रोल, नियंत्रण नहीं करते। हाँ, इतना है कि एक लिमिटेड स्वतंत्रता ही देते हैं उन्हें, कि जिससे अव्यवस्थानापन पे तो वो उनको स्वायत्त स्वतंत्रता को नहीं छीनते, बट यह है कि उनको इस कर्म में आगे आने के लिए वो उनको प्रॉपर ग्रांट भी देते हैं। तो सरकार की इस ग्रांट की सहायता से वो शिक्षा संस्थान आगे बढ़ता है। वह निजीकरण का संस्थान अपने स्वतंत्र एडमिनिस्ट्रेशन एंड अपने स्वतंत्र मानकों के अनुसार गति करने के लिए आगे बढ़ता है। दिस प्रोसेस कंट्रोल्स ऑल लेवल एजुकेशन फॉर द होल पॉपुलेशन। यहाँ हम कह सकते हैं, अगर सरकार कहीं पीछे रह जाती है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर, चाहे वो बेसिक स्तर का हो, चाहे माध्यमिक स्तर की शिक्षा हो, चाहे उच्च स्तर की शिक्षा हो, इन प्रत्येक स्तर पर जहाँ भी सरकार अपने आप को कहीं कमज़ोर महसूस करती है, अक्षम महसूस करती है, तो वो इस निजीकरण के द्वारा शिक्षा के उस प्राप्त कर लेती है उस मंजिल को कि जैसे जो वो चाहती है, और निजीकरण उसमें उनका प्रॉपर सहयोग प्रदान करता है, उन्हें उचित सहयोग प्रदान करता है। The idea of privatization first came up
इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सबसे पहले शिक्षा में निजीकरण की बात हुई थी और शिक्षा में निजीकरण का यह क्रम फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। इस क्रम में हम लोग देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ हैंडिंग ओवर द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क टू प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड एज प्राइवेटाइजेशन। जैसे हम कह सकें कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें हैंडिंग ओवर द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ सीधे तौर पर विद्यालयी प्रशासन का कार्य सीधे तौर पर निजी क्षेत्रों में सौंप दिया जाता है और यही कार्य करने की प्रविधि ही निजीकरण कहलाता है। While providing education, government must control it so that students are not exploited in any way through privatization। But यहाँ एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि जब सरकार इस अधिकार को या इस उत्तरदायित्व को निजीकरण के हाथों में सौंपता है तो वो इतना जरूर ध्यान देता है कि उनके कंट्रोल पे, उनके उस स्वतंत्रता पर इतना कंट्रोल रखे कि कहीं से भी वहाँ के विद्यार्थियों का या वहाँ के कर्मचारियों का या शिक्षकों का एक्सप्लॉयटेशन या उनका शोषण ना हो सके। इस क्रम में हम लोग अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स तो हम देखते हैं नेक्स्ट में कि एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन। हम लोग अगर बात करें कि वास्तव में इस निजीकरण के होने से क्या लाभ होता है समाज को, देश को, कि निजीकरण के द्वारा हम कितना आगे बढ़ जाते हैं अपने समाज में, लोगों के बौद्धिक स्तर में, लोगों की शिक्षा के स्तर पर, उनके साक्षरता। तो इसका एक सिनेरियो हम लोग इस क्रम में आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि दे आर हेल्पिंग ए लॉट इन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। सीधे तौर पर यह बात देखा भी गया कि निजीकरण का जो निजीकरण की प्रक्रिया अपनाकर देश और समाज में एक तरह से शिक्षा के स्तर में उन्नयन हुआ, शिक्षा का एक बौद्धिकता की स्थिति आगे बढ़ी, टेक्नोलॉजिकल टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस आगे बढ़ी। कह सकते हैं हम आज के समय में कितने प्राइवेट प्रशिक्षण संस्थान खुले, कितने प्राइवेट पॉलिटेक्निक संस्थान, कितने प्राइवेट कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस खुले, जिनके माध्यम से आज ज़्यादातर लोग समाज में शिक्षित और ट्रेंड होकर निकल रहे हैं। इस क्रम में हम लोग कह सकते हैं कि दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। कह सकते हैं हम कि यहाँ ये निजीकरण के संस्थान, निजीकरण की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण अपना एक रूप नजर देता है कि वह कैसे शिक्षा का प्रसार कर रहा है। इस क्रम में हम लोग आगे हैं दे आर प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन फॉर द ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कहते हैं कि एक सरकारी क्षेत्र में, सरकारी विद्यालय में, सरकारी महाविद्यालय में एक लिमिटेड सीटें होती हैं। उस लिमिटेड सीटें में एडमिशन लेने के लिए अगर हम कोई एंट्रेंस एग्जाम कराएं तो उसमें एक लिमिटेड स्टूडेंट ही आता है। बाकी स्टूडेंट्स अगर संस्थान नहीं है, निजी संस्थान नहीं है, तो वो कहीं न कहीं से अधूरे रह जाएंगे अपने ज्ञान की उस प्रक्रिया में। इसलिए निजी संस्थान या शिक्षा में निजीकरण का प्रारूप ही उनको ज्ञानवान बनाने के लिए, उनको उनके समय के साथ उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक माध्यम बनता है, एक साथ देता है कि कैसे हम ज़्यादातर लोगों को समाज में ला सकें। इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं स्टूडेंट कि टीचर्स हैव प्रेशर टू परफॉर्म। यहाँ शिक्षकों पे एक तरह से दबाव होता है कि अपना परफॉर्मेंस वो अच्छा करें, बेहतर करें और उनकी बेहतर परफॉर्मेंस से विद्यार्थियों को सीधा सलाह दें। माध्यमिक संस्थानों में आप देखिए कि आपको सीधा अंतर नजर आता है कि जो अच्छे निजी विद्यालय हैं वो एक अलग ही अंदाज रखते हैं पढ़ने पढ़ाने का, और सरकारी अगर विद्यालयों की बात करिए तो वहाँ कोई बहुत अच्छी जिम्मेदारी जो स्वयं अनप्रेरित शिक्षक के अलावा बाकी अगर इन्वायरमेंट पे निर्भर मनोदशा पे
शिक्षक चलते हैं तो वहाँ वैसे पठन पाठन का स्वरूप नज़र नहीं आता। तो निजी क्षेत्र एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू दबाव बना के चलता है कि हमें अपने परफॉर्मेंस पे ही मार्केट में बना रहना है, तो इसलिए वो अपने परफॉर्मेंस को अपने शिक्षक के योग्यता के और उनके कार्य के व्यवहार के आधार पर बढ़िया बनाए रखने का प्रयास करते हैं। आगे के क्रम में हम लोग कह सकते हैं द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दीज मीन्स प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इज बेटर देन गवर्नमेंट स्कूल्स। तो सीधे तौर पर देख सकते हैं कि एक लिमिटेड अगर इनका क्षेत्र है, एक लिमिटेड विद्यालय है, तो उस अपने विद्यालय को अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम सीधे तौर पर देखते हैं कि प्राइवेट या निजीकृत विद्यालयों के या संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी संसाधन होते हैं वो सरकारी स्कूलों से बेहतर होते हैं और बेहतर वातावरण वहाँ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्रम में हम लोग आगे बढ़े तो कह सकते हैं दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एलिजिबल प्राइवेट पर्सन्स। सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि ये निजीकृत संस्थान चाहे वो शिक्षा के जिस भी स्तर पर कार्य कर रहे हों, वो एक निश्चित संख्या में लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करते हैं, चाहे वह योग्य शिक्षक हो जिसका चयन गवर्नमेंट में नहीं हो पा रहा हो, या योग्य कर्मचारी हो जो लिमिटेड सीटें होने के नाते सरकारी कर्मचारी ना बन पाए हों। तो ऐसे लोगों को तमाम रोजगार के अवसर प्रदान करता है। हम कह सकते हैं कि एक प्राइवेट स्कूल में एक शिक्षक, वहाँ के कार्यालय के कर्मचारी, वहाँ के फोर्थ क्लास कर्मचारी और वहाँ के अन्य ड्राइवर्स या बस को चलाने वाले, ये सब तमाम लोग कई तरह से अपने रोजी रोटी कमाने का एक अवसर पाते हैं। तो हम देखेंगे कि इस प्रकार प्राइवेटाइजेशन या शिक्षा में निजीकरण के अनेक लाभ हैं। इस क्रम में हम लोग अगर बातें करते हैं स्टूडेंट, तो देखते हैं कि इसके कुछ हानियाँ भी हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन के क्रम में हम लोग देखें तो कह सकते हैं कि सबसे पहले बात कर सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हैज़ मेड इट एक्सपेंसिव। सबसे पहले इसके हानियों में हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं से ये नज़र आता है कि प्राइवेटाइजेशन अगर शिक्षा का हो गया तो वह थोड़ी खर्चीली शिक्षा हो जाती है। थोड़ी क्या, अगर हम उसके स्तरों पे जाएं विभिन्न विद्यालयों में, तो एक एक विद्यालय ऐसे भी हैं जहां आम नागरिक अपने बच्चों को एडमिशन नहीं कराना चाहे, तो वो एक्सपेंसिव नज़र आने लगा। निजीकरण होने के लिए खर्चीला नज़र आता है शिक्षा का यह कार्यक्रम, निजीकरण का प्रोसेस। आगे हम कहें तो प्राइवेटाइजेशन मेड एजुकेशन ए मीन्स ऑफ अर्निंग मनी सो दैट क्वालिटी डिक्लाइन। हम कह सकते हैं कि यह एक माध्यम बन गया है पैसा कमाने का। वहाँ पैसे पे ही ज़्यादा ध्यान देने के लिए लोग एक विद्यालय से 10 विद्यालय और उसके क्रम में आगे बढ़ाते चले जाते हैं। वह कहीं न कहीं से उसकी गुणवत्ता में कमी नहीं आती है। तो हम कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन होने से अगर हम हानि के रूप में माने तो इसका एक व्यवसाय के रूप में बनता जा रहा है। इसकी प्रक्रिया वह शिक्षा कहीं सेवा का और समाज और बच्चों के बौद्धिक उन्नयन का साधन कमतर होता जा रहा है। इस क्रम में हम लोग कह सकते हैं इट कॉजेज बिगेस्ट लॉस ऑफ टीचर बिकॉज दे डू नॉट येट फुलफिल। यहाँ हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक अगर लॉस होता है तो शिक्षकों का होता है। शिक्षक यहाँ परफॉर्मेंस तो बढ़िया करते हैं, बट उस परफॉर्मेंस के आधार पर उनकी सैलरी नहीं बढ़ती, ना उनको सैलरी मिलती है, और वो अपने उस एक तरह से जीवन यापन के लिए उसको करने को मजबूर होते हैं। यह बातें कहने और सुनने में तो आम लगती हैं, बट ये एक दर्द के रूप में निकलने का आभास देता है। इसके लिए सोचने की ज़रूरत है हमारे समाज को। आगे के क्रम में हम लोग देखते हैं इसमें कि पीपल अफेक्टेड बाय लैक ऑफ फंड आर अनेबल टू गेट एजुकेशन। यहाँ देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति
जिसके पास पैसा या धन की कमी है तो प्राइवेटाइजेशन में या निजीकरण के क्षेत्रों में अपने शिक्षा को अटेंड नहीं कर सकते, शिक्षा प्राप्त करने से वहाँ वंचित रह जाते हैं। यहाँ शिक्षित लोग ही या पैसे वाले ही अपने आप को शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं इस निजीकरण के प्रक्रिया के तहत। These institutions has become a mere business। हमें यह दिखाई देने लगता है इसकी कमियों के क्रम में कि यह मात्र एक व्यवसाय बन के रह गया है। निजीकरण का क्षेत्र होने से शिक्षा का व्यवसाय बनता जा रहा है। यहाँ हमें इसको देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि कैसे हम इसको व्यवसाय बनने से रोकें, कैसे हम इसको मानव की सबसे अच्छी सेवा करने का भाव जिंदा बना के रखें इसमें। इसके लिए हमारे समाज के शिक्षा शास्त्रियों और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को समझने की ज़रूरत है। इन दिस वे दीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर प्रोमोटिंग करप्शन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं ये शैक्षिक संस्थान भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाते हैं, भ्रष्टाचार को ये लोग पुश करते हैं, भ्रष्टाचार के लिए प्रेरणा देते हैं कि लोग इस तरह का बिजनेस कर लें, व्हाइट मनी कर लें और अपने ही कार्य करने वाले शिक्षकों कर्मचारियों को कम सैलरी देते हुए उनका एक तरह से शोषण करते हुए वो इस प्रक्रिया में आगे रहते हुए सारा लाभ अपने आप में ही आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता जा रहा है। हम समाजवाद की उस संकल्पना से विरत होते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, इस क्रम में हम लोग आज के इस टॉपिक में पूरा देखें कि व्हाट इज़ द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन, शिक्षा में कैसे निजीकरण का विचार आया और कैसे निजीकरण आगे बढ़ा। इसके एडवांटेज में हम देखते हैं कि वास्तव में यह कॉन्सेप्ट शिक्षा में प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण की कौन कौन से लाभ हैं और डिसएडवांटेज को हमने देखा कि इससे कौन कौन हानियाँ हैं। इस क्रम में हम लोगों ने प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण को अच्छे से समझा। स्टूडेंट, थैंक यू।